मंडल लहर। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनने के कुछ महीने के भीतर ही सत्ता के दो केंद्र बन गए थे, प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री देवीलाल। इन दोनों नेताओं ने 1989 में राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बेदखल करने के लिए एकजुट होकर काम किया था, लेकिन अब एक दूसरे को लेकर असहज हो गए थे। मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि किस तरह से कुछ स्वार्थी तत्वों ने देवीलाल को वीपी सिंह के खिलाफ भड़काया, मानो वे राजीव गांधी की सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने वाले साथी न होकर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों। दोनों के बीच जो सौहार्दपूर्ण रिश्ता था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। मुझे चिंता होने लगी कि वीपी सिंह और देवीलाल के बीच बढ़ते तनाव से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार गिर सकती है और इसका असर बिहार में मेरी सरकार पर भी पड़ सकता है। मेरा यह भय जायज़ था, क्योंकि पिछले दशक में केंद्र में हुई हर उथल पुथल का असर पटना तक महसूस किया गया था। मैं जनता पार्टी की सरकार को अंदरूनी झगड़े के कारण गिरते देखा था और नहीं चाहता था कि जनता दल का भी ऐसा हश्र हो। अगस्त 1990 में वीपी सिंह की सरकार को बचाने के लिए मैंने एक फार्मूला ईजाद किया। मैंने किसी भी केंद्रीय मंत्री को जरा भी भनक न लगने देकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा और वह इसके लिए सहज तैयार हो गए। मैं दिल्ली पहुंचा। मैं तब तक व्यक्तिगत तौर पर वीपी सिंह से मिला नहीं था। प्रधानमंत्री को उनसे मेरी मुलाकात के मकसद के बारे में जरा भी एहसास नहीं था। औपचारिकताओं के बाद मैंने दो टूक कहा। औपचारिकताओं के बाद मैंने उनसे दो टूक कहा कि आपको देवीलाल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना सरकार गिर जाएगी। वीपी सिंह अवाक रह गए। पहली बात, उन्होंने दूर दूर तक कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। इसके अलावा वह जानते थे कि मैं देवीलाल कैंप का आदमी हूँ, लिहाजा मेरी टिप्पणी से उन्हें धक्का लगा। उनका हैरत में पड़ना बहुत स्वाभाविक था कि आखिर मैं क्यों देवीलाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूँ, जो कि मेरे हितैषी हैं। मगर इसके साथ ही वह खुश भी हुए होंगे कि देवीलाल का एक कट्टर समर्थक उनके खेमे में आ रहा है। वीपी सिंह तेज दिमाग और अच्छी राजनीतिक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जवाब दिया, देवीलाल जी जाटों और पिछड़ों के नेता हैं। यदि मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो वह देश भर में घूम सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं कि मैं पिछड़ा विरोधी और गरीब विरोधी हूँ। बेशक वह सही थे, लेकिन मैं भी पूरी तरह से तैयार था। मैंने कहा, इसका भी एक रास्ता है। मंडल आयोग ने 1983 की अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। उसकी सिफारिश आपके दफ्तर में धूल खा रही है। उसे तत्काल प्रभाव में लागू कीजिए। मेरा पक्का भरोसा था कि यदि ऐसा कर दिया गया तो यह देवीलाल की ओर से वीपी सिंह को पिछड़ा विरोधी बताने के लिए किए जाने वाले किसी भी प्रचार को बेअसर कर देगा। प्रधानमंत्री इसके खिलाफ थे। संभवतः उनको भय था कि इसके फलस्वरूप समाज में बड़े पैमाने पर अशांति फैल सकती है। मैं अड़ा रहा। मैं इस बात से आश्वस्त था कि वह पूरे देश में गरीब और पिछड़ों के बीच मसीहा बनकर उभरेंगे और गरीब और समाज के वंचित तबके उनकी पूजा करेंगे। मैंने जोर देकर कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी और देवीलाल के खिलाफ उन्हें ताकत मिलेगी। मैंने वीपी सिंह से आग्रह किया कि वह बिना देर किए मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। आखिरकार वीपी सिंह सहमत हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि मैं कहाँ ठहरा हूँ।
मैंने उन्हें बताया कि मैं चाणक्यपुरी स्थित बिहार भवन में ठहरा हूँ। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया वह जब भी महसूस करें मुझे बुलवा सकते हैं। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह जब भी महसूस करें मुझे बुलवा सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कहा कि वह पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और बिना देर किए और बिना ज़्यादा सोचें रिपोर्ट को लागू करें। शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री के साथ मेरी मुलाकात के बारे में पता नहीं था। इसके बाद मैंने उन्हें भरोसे में लिया और हैरत में पड़े इन नेताओं को बताया कि बीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरे बिहार भवन के लिए रवाना होने के बाद बीपी सिंह ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई और तय किया गया कि रिपोर्ट लागू की जाएगी। बीपी सिंह ने एक विशेष संदेशवाहक के जरिए मेरे पास अधिसूचना की एक प्रति भिजवाई। मैंने उसे अपने ब्रीफकेस में रखा और पटना के लिए रवाना हो गया। मेरे मन में यह बहुत साफ था कि लागू होने के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट देश भर में पिछड़ा वर्गों को किस तरह से सक्षम बनाएगी। मैं इस बात से भी वाकिफ़ था कि इस कदम से व्यापक रूप से अशांति फैल सकती है, क्योंकि विरोधी ताकतें इसका जी जान से विरोध करेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी नेता और मेरे पूर्ववर्ती कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार में हिंदुओं और मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने वाली मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी। अंसारी और चूड़ीदार जैसे पिछड़े मुस्लिमों को भी इसका लाभार्थी बनाया गया था। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्पूरी जी ने जातियों को संलग्नक 1 और संलग्नक 2 के रूप में वर्गीकृत किया था, ताकि उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जा सके। इससे राज्य में अशांति फैल गई। ऊंची जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के खिलाफ हो गई। लेकिन इस फैसले ने बिहार में वंचितों के सशक्तिकरण की बुनियाद रख दी। उस समय एक सांसद के रूप में मैंने रिपोर्ट को लागू करने के लिए कर्पूरी जी का पूरी ताकत से समर्थन किया था। वास्तव में प्रधानमंत्री बीपी सिंह को मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का सुझाव देने का विचार मुझे कर्पूरी ठाकुर के मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट लागू कर निचले तबकों का सशक्तिकरण करने के कदम से मिला था। ठाकुर को सामंती तत्वों और मध्यम वर्ग की आबादी की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। कर्पूरी ठाकुर को सामंती तत्वों और मध्य वर्ग की आबादी की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। उस अनुभव से मुझे पक्के तौर पर पता था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने पर मुझे भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हिंदी पट्टी के राज्यों में भारी सामाजिक उथल पुथल शुरू हो गई। बीपी सिंह सरकार द्वारा ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने से संबंधित मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने की घोषणा करते ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी उपद्रव शुरू हो गया। यह देखते हुए कि इससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है, शरद यादव और रामविलास पासवान सामने आए और दावा करने लगे कि रिपोर्ट को लागू करने के लिए उन्होंने बीपी सिंह को राजी किया है। कई गैर जानकार लोगों ने, जिन्हें असली कहानी पता नहीं थी, उनके दावे पर यकीन भी कर लिया। कुछ राजनेताओं द्वारा गलत दावे कर उठाए जा रहे लाभ से मैं चिंतित नहीं था। मेरे पास दूसरे और भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे, मसलन कानून व्यवस्था। मैंने तय कर लिया कि यदि असामाजिक और सामंती तत्वों द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध की आड़ में
बिहार में हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके साथ ही मुझे इस रिपोर्ट के जरिए पिछड़ों का सशक्तिकरण भी करना था। इस मुद्दे पर अब मैं मजबूती के साथ बीपी सिंह के खेमे में था। मैंने उनके पक्ष में एक नारा दिया। उस समय तक वीपी सिंह मांडा के राजा के तौर पर प्रसिद्ध थे, जिसमें एक तरह का सामंती भाव था। लेकिन मंडल फैसले के बाद यही समय था जब उनकी नई पहचान बनी, और यह थी, राजा नहीं फकीर है भारत की तकदीर है। यह राजा जंगल की आग की तरह न सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश में फैल गया। एक रात में बीपी सिंह की नई छवि बन गई। सामंती ताकतों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जवाब में एक भड़काऊ नारा दिया, ये रिजर्वेशन कहाँ से आइल, बीपी सिंह के माई भी आइल, ललुआ के माई भी आइल। अर्थात ये रिजर्वेशन कहाँ से आया, यह बीपी सिंह के माँ के गर्भ से आया, यह लालू की माँ के गर्भ से आया। इस तरह की कड़वाहट बातें बोली गई। उनकी कड़वाहट उजागर हो गई थी। हालांकि मेरे नेतृत्व में पिछड़े वर्ग नई ऊर्जा और उत्साह से भर गए। उन्हें महसूस हुआ कि ऊंची जातियों ने जो चीज़ उनसे छीन ली थी वह बीपी सिंह और मैंने उन्हें वापस लौटा दी। बिहार की आबादी में पिछड़े और दलितों की 70% की हिस्सेदारी है। संख्या के मामले में वे हमेशा ऊंची जातियों पर भारी थे, जिनकी आबादी में महज 13% हिस्सेदारी है। लेकिन वे लंबे समय से उत्पीड़ित रहे। दरिद्रता और बेबसी ने उन्हें सामंती ताकतों को अपना आका और भगवान मानने को मजबूर किया। उन्हें जमींदारों का आदर करना पड़ता था। सदियों से ऊंची जाति के भूस्वामियों और नीची जाति के खेतिहरों के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता बना हुआ था। और बिहार में हमेशा से ऊंची जाति के मुख्यमंत्री रहे थे, जिनकी इस स्थिति को बदलने की कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात बदलने लगे। मैंने बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया, सामंती ताकतों के खिलाफ गरीबों की रक्षा करें। मैंने देहात में जाकर लोगों से कहा, अब पनवरिया, कहार, भार, हजाम, अहीर और कोयरी का बेटा दारोगा बनेगा। कोई माई का लाल गरीबों के बेटों को दारोगा बनने से नहीं रोक सकता। मैं यह मानता हूँ कि यह मेरा एक संदेश सीधे तौर पर घरों तक गया, क्योंकि यह सच है कि निचले स्तर के पुलिस अधिकारी संपन्न लोगों के उकसावे पर समाज के निचले तबके के लोगों का उत्पीड़न करते थे। मंडल रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में मैंने असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की। आखिर सरकारी नौकरियों में आरक्षण हासिल करना पिछड़े वर्गों का संवैधानिक अधिकार था। मोरारजी देसाई की अगुवाई वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था। आयोग ने 1983 में अपनी रिपोर्ट देते हुए कानून सम्मत ढंग से अपनी सिफारिशें की थी। बीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने को कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक करार दिया गया। मंडल आयोग की रिपोर्ट ने इसे औपचारिक रूप से 1991 में लागू किया। सामंती ताकतों ने राज्य के कई हिस्सों में अगजनी और हिंसा भी की और पिछड़े वर्ग के साथ संघर्ष कर अपना गुस्सा उतारा। कानून और व्यवस्था पर मैं करीबी से नज़र रखे हुए था और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैं गरीब और पिछड़ों के पीछे उनके हक की लड़ाई में चट्टान की तरह खड़ा रहा, लेकिन मैंने पिछड़ी जातियों को ऊंची जातियों के खिलाफ हिंसा करने के लिए कभी नहीं भड़काया। मैं मजबूती के साथ यकीन करता था कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रभावी तरीके से अमल से समाज में सही मायने में समता, बराबरी और सद्भाव कायम होगा।
लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के बाद भी मुझे पिछड़े वर्ग से मुझे वांछित संख्या में, पर्याप्त संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी नहीं मिल सके। इन अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी करता है और बिहार से पिछड़ा वर्ग के छात्र उस समय तक पर्याप्त रूप से शिक्षित और सक्षम नहीं थे कि वे मंडल आयोग के तोहफे का लाभ उठा सकें। हालांकि इसके लागू होने के दो तीन वर्षों बाद मेरी सरकार ने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में राज्य सेवाओं में नियुक्ति की। मुझे ठीक संख्या तो पता नहीं, लेकिन 1994-95 तक अविभाजित बिहार के 700 पुलिस थानों में अधिकांश दारोगा पिछड़े वर्गों, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से थे। हजारों मिडिल और हाई स्कूलों को पिछड़े वर्गों से शिक्षक मिले। राज्य सचिवालय, जिला और मंडल कार्यालयों को भी पिछड़े वर्ग के कर्मचारी मिले। मैंने सुनिश्चित किया कि सरकारी नौकरियों के लिए 27% आरक्षण में कभी गड़बड़ी न हो। मेरे राजनीतिक विरोधी मुझ पर मेरी जाति के लोगों यानी यादवों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से गलत थे। बेशक बिहार में यादव सबसे बड़ा जाति समूह है और आबादी में उनकी हिस्सेदारी 15% है और मैं खुद एक यादव हूँ, लेकिन मैंने कभी लोगों में उनकी जाति और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं किया। कहार, कोयरी, भार, मल्लाह, नोनिया और अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को मंडल आयोग के 27% आरक्षण के अनुरूप पर्याप्त अनुपात में नौकरियां मिली। सिर्फ नौकरियों में ही नहीं, मैंने विधानसभा और लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों के चयन में भी सारी पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया। इसे आसानी से सत्यापित भी किया जा सकता है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में अब भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देती है। समता और बराबरी सुनिश्चित करने वाला सामाजिक न्याय मेरा बुनियादी सिद्धांत है और मैं इस पर कड़ाई से अमल करता हूँ। फिर मैं कैसे भी हालात या नतीजे क्यों न पैदा हों, इसे करके रहता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं करीब 3 महीने तक चपरासी क्वार्टर में ही रहा, लेकिन विभिन्न विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझ पर एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में जाने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि वेटरनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से मुख्यमंत्री के कार्यालय का संचालन कितना भयावह और अव्यवहारिक है। उन्होंने आसपास के लोगों को होने वाली तकलीफ़ की भी जानकारी दी और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे की वजह से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी इसका एहसास हुआ और फिर मैं जून 1990 में राबड़ी देवी और बच्चों के साथ मेरे सरकारी आवास में चला गया। लेकिन मैंने एक अन्य मार्ग को आम लोगों के लिए खोल दिया था। मैं भोर में बरामदे में या फिर आवासीय परिसर में स्थित आम के पेड़ों की छांव में नीम का दातुन करते हुए अपनी पार्टी के नेताओं और नागरिकों से बात करता था। सतुआ मेरा प्रिय व्यंजन था और आने वाले लोग यदि जरा भी रुचि दिखाते थे तो मैं उन्हें खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आगे कुलीन राज का अंत अगले एपिसोड में।